नमस्कार। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोशिका में, चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, उसमें बाह्य वातावरण से फिज़िकली सेपरेट करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यह कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है तथा कोशिका के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होती है। कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और भी कई झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स, सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये विभिन्न कोशिकांगों जैसे अंतःप्रद्वीय जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बाहर पाई जाती हैं तथा कोशिका में विभिन्न कंपार्टमेंट्स का निर्माण करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स सम्मिलित रूप से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स या बायो मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। कोई भी मेम्ब्रेन हो, उसकी मूल संरचना समान होती है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन करते हैं तो हम कोशिका में पाए जाने वाली अन्य मेम्ब्रेन्स की भी मूलभूत संरचना के बारे में जान जाते हैं। अतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समय पर जो मॉडल्स दिए गए हैं। पहला मॉडल है सैंडविच और ट्राइलैमिलर मॉडल। इसे डेवसन और डैनियली द्वारा 1935 में दिया गया। दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे रॉबर्टसन ने 1959 में दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझने का मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया। चलिए प्रारंभ करते हैं सैंडविच मॉडल से। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं। इसमें लिपिड की एक बाई मॉलिक्यूलर लेयर दोनों तरफ सिंगल लेयर्स ऑफ प्रोटीन से घिरी रहती है, अर्थात एक सैंडविच बनता है। दोनों तरफ प्रोटीन्स और बीच में लिपिड लेयर। प्रोटीन लेयर की मोटाई 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है और फॉस्फोलिपिड लेयर की मोटाई 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। प्रोटीन्स जो इस मेम्ब्रेन में हम देख सकते हैं, उनकी प्रकृति ग्लोबुलर है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक होते हैं, अर्थात उनके 2 ध्रुव होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर ध्रुव हाइड्रोफिलिक होते हैं, हेड बनाते हैं, और नॉन पोलर ध्रुव हाइड्रोफोबिक होते हैं और टेल बनाते हैं। लगभग इसी संरचना से सहमत होते हुए रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। रॉबर्टसन सैंडविच मॉडल की मूल बातों से सहमत थे, पर उनके अनुसार इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो ग्लोबुलर नहीं होते। उसकी जगह उनके अनुसार ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्सटेंडेड होते हैं। रॉबर्टसन ने ये भी बताया कि
सेल में जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में समान होती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स को उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। ये दोनों मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ मूलभूत बातों को भली भांति नहीं समझा पाते, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड कोर से कैसे होता है, इसे ये मॉडल्स नहीं समझा सकते। इन मॉडल्स के अनुसार सेल मेम्ब्रेन एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इस स्टेबल स्ट्रक्चर के अनुसार सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे कार्यों को नहीं समझाया जा सकता। इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा स्वीकार्य मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं होती, वरन विस्कस फ्लूइड होती है। यह फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, लेकिन इसमें लिपिड और प्रोटीन अणु यूनिफॉर्मली व्यवस्थित नहीं होते, वरन इनका एक मोज़ेक प्रेजेंट होता है। मोज़ेक समझने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने एक लाइन का यूज़ किया, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इनके अनुसार लिपिड जो है वो एक समुद्र के समान है, जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग्स की तरह तैरते रहते हैं। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के समुद्र में प्रोटीन बर्फ़ के हिमखंडों की तरह व्यवस्थित होते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें इसे बनाने वाले अणु, चाहे वो लिपिड हो चाहे वो प्रोटीन हो, वो गति कर सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक होते हैं, जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्षेत्र मिलते हैं। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में, आउटर साइड में, जिसे एक्सोप्लाज्मिक साइड कहते हैं, वहाँ व्यवस्थित होते हैं, और इनके नॉन पोलर एंड्स, हाइड्रोफोबिक एंड्स, इनर पार्ट की तरफ व्यवस्थित रहते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स लेयर में मूव कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं, और मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना ही इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को मुख्यतः निर्धारित करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। फॉस्फोलिपिड्स के साथ अन्य प्रकार के लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा घटक है प्रोटीन्स। प्लाज्मा झिल्ली में दो तरह के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। यह विभाजन
इनके ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे किया गया है, अर्थात इन प्रोटीन्स को कितनी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। दो प्रकार के प्रोटीन्स में पहला प्रकार है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसके लिपिड स्तर से टाइटली बाउंड होते हैं, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, पहले जो पार्शली बरिड हो लिपिड लेयर में, और दूसरे जो टोटली बरिड हो, पूरी तरह लिपिड मेम्ब्रेन में बरिड हो। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन बहुत बड़े अणु होते हैं जो पूरी लिपिड लेयर के आर पार निकल जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों सरफेसेस, एक्सोप्लाज्मिक सरफेसेस और साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर निकले रहते हैं। इन्हें सामान्यतः ट्रांस मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन्स कहते हैं। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर और वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स की मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरी तरह के प्रोटीन्स पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर उपस्थित होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। लिपिड और प्रोटीन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। ये कोशिका झिल्ली की बाहर वाली सतह पर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ जुड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये कोशिका में सेल टू सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को पहचानने में इनका प्रयोग करती है। इस चित्र में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम भली भांति समझ सकते हैं। आप लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर को इसमें देख सकते हैं। यह समुद्र के समान दिख रही है। इस बाई लेयर के अंदर प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं धसे हुए। ये प्रोटीन्स फिर पूरी मेम्ब्रेन में धसे हुए दिख सकते हैं या इसकी सतह पर उपस्थित हो सकते हैं। आप देखें पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सतह की पेरिफ्री पे दिख रहे हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर हैं। यहाँ आप ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को भी देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी नोटिस कीजिए, बीच बीच में फॉस्फोलिपिड्स के स्थान पर लिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण गुण होता है इसकी एसिमेट्री। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो फेसेस होती हैं, एक बाहर वाली एक्सोप्लाज्मिक और एक्सटीरियर सरफेस और दूसरी कोशिका द्रव्य की तरफ वाली साइटोप्लाज्मिक सरफेस। ये दोनों लेयर्स आउटर और इनर, इनमें समान प्रकार के और समान मात्रा में लिपिड्स और प्रोटीन्स मिले यह आवश्यक नहीं है। द आउटर एंड इनर लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन डू नॉट कंटेन ईदर द सेम टाइप्स और इक्वल अमाउंट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अर्थात दोनों तरफ मिलने वाले लिपिड्स और प्रोटीन्स, इनमें अंतर पाया जाता है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, ओलिगोसैकेराइड्स, तो हमने देखा था कि ये भी सेल मेम्ब्रेन की एसिमेट्री के उदाहरण थे, क्योंकि ये भी सिर्फ एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे मिलते थे।